आरजेडी के समर्थकों की संख्या पिछले 2 महीने में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुई। तो लालू को भी पता था कि स्मार्ट बेटा मेरा कौन है। इस चुनाव में अजीत जी, लालू के परिवार बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मतलब लालू का परिवार जिस तरीके से दोनों बेटे बेटियां। अच्छा एक बात बताइए, आप बार बार तेजस्वी जी का सवाल आप हमसे क्या करते हैं ना, और लोग हैं और नेता लोग के बारे में क्या बात करते हैं। अब आप दोनों भाइयों को देख लीजिए, एक कहता है कि मतलब वापसी का सवाल ही नहीं है, कस हम जहर खा लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तेजस्वी जी उस पर सवारी है, उनका जहाज छोड़े नहीं सर। आप हमारे साथ हैं, उनके टीम में नहीं सर, आपके टीम में। हाँ तो हमारी चर्चा कीजिए। एक समय में बिहार पर एकदम ऐसे अपना लाठी गाड़ने वाला आदमी आपको लाचार नहीं दिखता है? थोड़ा बिल्कुल दिखता है। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि 100 साल जिए, 125 साल जिए, उसको मेडिकल हेल्प मिले उसको, और वो इसी स्थिति में 100-150 साल जिए। नीतीश कुमार ने पहले 5 वर्ष बहुत अच्छा काम किया, उसके अगले 2.5 वर्ष भी अच्छा काम किया। फिर उनको लग गया कि यार गेम तो सिंपल है कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। इस कारण से मैं मतलब नीतीश कुमार की आलोचना करता हूँ, परंतु जब मुझे चुनना है तो मैं उस दौर को कैसे भूल जाऊं जब मेरे घर के बगल में गोलियां चलती। अनंत सिंह उसके बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जिस तड़ी से बात करते हैं पत्रकारों से। जी की राजनीति तो मर्डर हो जा रहा है अस्पताल में। मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार है। अभी आपको भारत सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगा। चश्मा उतरता नहीं है और जनता जो है वो राइफल लेके पीछे खड़ी है। अनंत सिंह उस टाइप का आदमी है जो आपको मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्मों में जो गैंगस्टर्स दिखते हैं, जो खाना खा रहे हैं टेबल पे और किसी बात से गुस्सा है गोली मार देंगे आपको, और वो मजे ले रहा है मीडिया के साथ। मीडिया उसके साथ मजे नहीं ले रही है। बिहार के मुख्यमंत्री की जब बात जहन में आती है तो कोई चेहरा, कुछ नाम ऐसे आता है क्या कि ये नीतीश कुमार नहीं तो ये 2 में से कोई एक या ये 3 में से कोई एक? जो अभी उप मुख्यमंत्री है वो नहीं है, ये मैं श्योर। अच्छा, सम्राट चौधरी। हाँ, या विजय सिंह। अच्छा, ये दोनों में कोई भी नहीं बनेगा, कोई भी नहीं। ये दोनों संभवतः अपना उप मुख्यमंत्रित्व भी गंवाए। डम्ब है दोनों बकलोल हैं। आपने सुना इन दोनों को बोलते हुए? वित्त का पोर्टफोलियो लिया सम्राट चौधरी और उससे पूछा तो बोलता है सचिव जी बताएं। उसको पता ही नहीं है कि क्या है बजट में, नहीं है। राहुल गांधी कहाँ है बिहार चुनाव में? राहुल गांधी एक विदूषक के रूप में जो है बिहार चुनाव, उसको वही छोटी गंगा बोल के वो नाली में कूदाएगा कोई किसी दिन। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित प्रकाश और आज बिहार में चुनाव के नतीजों से पहले एक बातचीत के लिए बैठा हूं और मेरे साथ हैं श्री अजीत भारती। पत्रकार हैं, लेखक हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। उनके वीडियोस बहुत सारे लोग लिखते हैं और मैंने कई बार देखा है कि उनके वीडियोस में लाइक से ज़्यादा नीचे कमेंट्स होते हैं। तो दोनों बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, अजीत जी भी बिहार से हैं। तो हुआ कि पूरा धुआं मचा हुआ है, गर्दा उड़ा हुआ है। हम अभी आ रहे थे पटना एयरपोर्ट पे हवाई जहाज़ से, तो हवाई जहाज़ के टेक ऑफ करते देखे जैसे टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर खड़ा था वहाँ, इतना लाइन से। उसके बाद हमको लगा इतना सारा हेलीकॉप्टर, तो लगा 8 ही बजे से नेता लोग का ड्यूटी है। कोई 7 बजे टेक ऑफ कर रहा है, कोई 8 बजे टेक ऑफ कर रहा है। तो सोचिए इतना पैसा इन्वॉल्व है, पूरे देश के नेता इन्वॉल्व हैं बिहार के चुनाव में, और हर आदमी ने झोंक दिया है अपना कि भाई मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। तो सोचे कि अब थोड़ा सा शांति मच रहा है क्योंकि वोटिंग का दिन आ गया है, तो चर्चा कर लिया जाए कि आखिरकार धरातल पे चल क्या रहा है। बहुत स्वागत अजीत जी। नमस्ते जी, थैंक यू। और हम अपना ही अनुभव आपको बता रहे थे। मतलब हम जब हवाई जहाज़ मेरा टेक ऑफ किया तो कम से कम 18 हेलीकॉप्टर देखे हम वहाँ। एक का पंखी नाच रहा था, एक का नाचने वाला था, एक में बैठ के कोई उड़ गया था, और वो लाइन से सब अपने अपने टेक ऑफ का वेट कर रहे थे। इतना पैसा, इतने नेता, आप देखिए कहाँ कहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के चुनाव में उतर रहा है। बिहार का चुनाव आपके लिए एज ए बिहारी, आप जो आप देख रहे हैं, बिहार का चुनाव इस बार आपके लिए कैसा लग रहा है? मतलब आपको क्या लग रहा है? मुझे हर बार की ही तरह लगता है। मतलब कोई भी चुनाव क्या होता है कि हर 5 साल में 10 साल में आपको चाहे
अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंटली आपको ज़्यादा दिखता है। इक्वेशंस मोटा मोटी बिहार में सेम ही है कि जो दो बड़ी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी। जी। तीन ही बड़ी पार्टियां हैं। अभी जैसे आपके सहकर्मी जो है वो पूछ रहे थे कि भैया मतलब 20 से अलग होगा क्या, क्यों नहीं होगा। एनडीए में दो बड़ी पार्टी है और इंडी में एक ही बड़ी पार्टी है और कांग्रेस संभवतः सिंगल डिजिट में जाएगी, बहुत जाएगी तो मुझे लगता है 15, उससे अधिक की संभावना मुझे नहीं दिखती। इस कारण मुझे मतलब लगता है सिमिलर ही 20 में 15 में जब भी आप चले जाओ, जब से नीतीश कुमार आए हैं और भाजपा के साथ गठबंधन है तो इट इज़ ऑलवेज 2:1, वो 66 और 33 वाला मामला मुझे दिखता है। अभी क्या है कि यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर्स जैसे है तो वो पावर है, मनी पावर है और कुछ भी नहीं है इसमें। पैसा अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है और हेलीकॉप्टर की उपलब्धता भी जो है ना पहले से अधिक हो गई है। हाँ जी। क्योंकि अब हर नेता हेलीकॉप्टर से उड़ना चाहता है। पहले जो सड़क से यात्राएं होती थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत कम लोगों के पास था, अब क्या है कि प्राइवेट कंपनीज को लगता है हेलीकॉप्टर का ये भी यूज है। और इलेक्शन सीजन्स होते हैं और हर साल 5 इलेक्शन होता है, तो उसमें यू कैन इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और फिर आपका हेलीकॉप्टर जो चाहे टूरिज़्म भी आजकल बढ़ रहा है, इधर से उधर उड़ा करके उत्तराखंड में आप देख लो, वैष्णो देवी में देख लो, बहुत जगह पे हेलीकॉप्टर टूरिज़्म जो होने लगा है, तो उसकी एक यूटिलिटी है। फिर क्या हो, कॉस्ट जो है वो नीचे आ गए हैं। तो जो आपको 100 कारों का काफिला लेके चलना पड़ता था, मान लीजिए पटना से बेगूसराय, आप एक हेलीकॉप्टर से अब जा सकते हैं और कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो गया। इस कारण से आपको हेलीकॉप्टर का यूज जो है, और थोड़ा जलवा भी हो जाता है हेलीकॉप्टर का। एक एस्पेक्ट ये भी है, सोशल मीडिया में पैसा लगाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने सडनली देखा है, जैसे ट्विटर पे यदि मैं देखूं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में यदि मैं देखूं, तो आपको आरजेडी के समर्थकों की संख्या पिछले 2 महीने में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है। तो वो वही होता है ना, वो आप बॉट्स होते हैं या कंपनियां जो हैं, इन लोगों को, हर कंपनी के पास 1 लाख अकाउंट मान लीजिए है, तो वो नेताओं को विश्वास दिलाता है कि आप नदी में कूद जाएंगे तो जलवा हो जाएगा आपका, मछुआरों से आप कनेक्टेड रहोगे। तो ये सब चूरन फकवाया जाता है नेता को। नदी में कूदना चल रहा था। बिल्कुल, नदी में क्या, राहुल गांधी के लिए खाली मतलब किसी दिन उसको कोई बता दे कि भाई सफाई कर्मी जो होते हैं उनका जीवन बहुत कठिन है, हो सकता है नाक दाब के सीवर में कूद जाएगा, दिखाने फोटो आपके लिए ऑब्वियसली। हालांकि मुझे नहीं लगता है कूदेगा, बट थियोरेटिकली मुझे लगता है जिस तरह से वो इलेक्शन को अप्रोच कर रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो करने को तैयार हो जाएगा। तो ये स्टंटबाजी जो है वो चल रही है और वही कि पैसा जो है वो अब डोमिनेट करने लगा है। और ऐसा भी नहीं है कि पैसा केवल एक ही के पास है, इसलिए भी जो बहुत सारे लोग इस तरह का रिएक्शन देते हैं कि भाई भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। तो भाई किसके पास पैसा, कौन भिखमंगा घूम रहा है? कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है क्या? 70 वर्षों में 50 वर्ष एक परिवार सत्ता में नहीं, तो उसके पास पैसा नहीं है क्या? या लालू के पुत्रों के पास पैसा नहीं है क्या? लालू के पास, सबके पास पैसा है। इट इज़ ऑल अबाउट कि जितना ऑलरेडी आपको समर्थन है उसको टॉप अप कैसे कर सकते हो, उसमें आप स्विंग जो करने वाले हैं उसको कैसे अपनी तरफ ला सकते हो। इसके लिए यू नीड टू स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। उसके लिए आप डोर टू डोर जाना चाहते हैं, उसके लिए आप ब्राइब करना चाहते हैं वोटर्स को, 500-1000 रुपया दे। मुखिया चुनाव में हम सब जानते हैं कैसे किस तरह से मैनेज होता है, तो उसी का स्केल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसी तरह चुनाव हो रहा है। लालू जी के परिवार में हेलीकॉप्टर का खर्चा बढ़ गया है, 2-2 उड़ना पड़ रहा है। अब पहले एक ही में हो जाता था। वो तो है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि तेज प्रताप को फाइनेंस कौन कर रहा है। नॉट दैट कि तेज प्रताप वो है, उसके बिजनेसेस में अपना इंटरेस्ट है और वो बिजनेस भी चला रहे, परंतु भाइयों में पैसा तो बटा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही नहीं, सब दे दिए होंगे। नहीं, आप देखो जितने आरोप पत्र दाखिल हो रहे हैं उसमें तेजस्वी का ही नाम है। तो लालू को भी पता था कि स्मार्ट बेटा मेरा कौन है, तेजस्वी का नाम है। तेज प्रताप का नाम मैंने नहीं सुना है अभी तक, हो सकता है हो, बट आप लैंड फॉर जॉब में उसका नाम नहीं है। 17 वर्ष से पहले 11 प्रॉपर्टी जो है वो तेजस्वी के पास थी, तेज प्रताप का उसमें भी नाम नहीं। या तो अब पता नहीं, अब भाजपा वाले बोल रहे हो CBI ED को कि भाई उसका नाम मत डालो,
मतलब होता है ना इस तरह का भी गेम कि आपको एकनाथ शिंदे को निकालना है, उधर से अजीत पवार को निकालना है। तो मतलब मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि 2 बेटे हैं और एक ही का नाम जो है वो आ रहा है, और दूसरा बेटा भी जो है हेलीकॉप्टर पे, वो भी आप देखो जितने बाइट आ रहे हैं, चाहे तेजस्वी के, तेज प्रताप के, सब उसी पटना एयरपोर्ट के उसी लाउंज से आ रहे हैं। सब का, हर आदमी का वहीं से आ रहा है। तो मतलब हर दिन वो भी जा रहा है हेलीकॉप्टर से, हर दिन निकल के जा रहा है। इस चुनाव में अजीत जी, लालू के परिवार बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मतलब लालू का परिवार जिस तरीके से दोनों बेटे बेटियां और जो बातें आ रही हैं, अब आप दोनों भाइयों को देख लीजिए। एक कहता है कि मतलब वापसी का सवाल ही नहीं है, कस हम जहर खा लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। और ये कहानी बड़ी ऐसी हो गई है जिसमें अब लोगों को ये लग रहा है कि एक समय में बिहार पर एकदम ऐसे अपना लाठी गाड़ने वाला आदमी, आपको लाचार नहीं दिखता है थोड़ा? बिल्कुल दिखता है। मतलब उनके, और जब मैं देखता हूँ कि वो पेशाब की थैली वाला लेकर के घूमता है और बहुत ही मतलब दीनहीन असहाय स्थिति में दिखता है, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन हाँ। देखिए। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो 100 साल जिए, 125 साल जिए, उसको मेडिकल हेल्प मिले उसको, और वो इसी स्थिति में 100-150 साल जिए। मैं ये चाहता हूँ, और इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट जो हमारा आपका बचपन बीता है उससे। ये हेट नहीं, ये कोई और भाव है। ये मैं घृणा के कारण नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी भावनाओं का आप कह लो कि ये समावेशन है, जो मैं उस आदमी को मरते हुए देखना नहीं चाहता। मैं उस आदमी को जीते हुए देखना चाहता हूँ कि तुम अपने होती में देखो, तुम्हारा बेटा जेल जाएगा, तुम्हारी पत्नी जेल जाएगी, तुमने जो ये साम्राज्य बनाया है वो या तो बिखरेगा। हालांकि नेता लोग जेल नहीं जाते, वो खुद जो है दंड उसको मिला हुआ है लेकिन वो घूम रहा है, बट स्टिल आई वांट हिम टू बी अलाइव, एंड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन आई वांट हिम टू बी अलाइव। अभी एक वीडियो है, समदीश एक अनफिल्टर्ड करके वो चलाते हैं, तेज प्रताप, समदीश जो है बहुत ही मजाकिया लहजे में वो पूरा करता है, और मतलब हो सकता है कि इट माइट बी वन ऑफ द वेज कि आप गेस्ट को ओपन अप करना चाहते हो। मुझे थोड़ा इनफॉर्मल लगता है। हमारे सहकर्मी अनुराग बोलते कि नहीं सर, वो एक तरीका है मतलब गेस्ट को ओपन अप, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये भी एक अप्रोच है देखने का। अब वो जो है शोरूम में है, और समदीश ने बोला मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। वो मतलब शोरूम एयरपोर्ट पे ही है, वहीं पे वो कुछ खरीद रहा है, और तेजस्वी भी वहीं आ जाता है। हाँ, कपड़े का शोरूम है शायद, है ना? कपड़ा लेना आज ये ही वीडियो हाँ। जो है आया है, और तेजस्वी जो है बोल रहा है अच्छा भैया लग रहा है आपकी शॉपिंग करवा रहे हैं। वो भैया बोल रहा है अभी भी। तेज प्रताप ने कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा दिखता है कि यार मतलब पॉलिटिकल बात एक तरफ है, परंतु है तो छोटा भाई ही। उसके मन में संभवतः मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ कि कैसे संजय यादव, एक हरियाणवी यादव आता है बिहार से, वो राज्यसभा का सांसद बन जाता है। बिहार के यादवों को ये समझ में नहीं आ रहा है, और उसने कैसे तेजस्वी को यूज करके पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया है। नॉट दैट आई केयर फॉर दैट ब्लडी फैमिली, बट स्टिल मैं जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस द पॉलिटिक्स ऑफ इट। और वो तेज प्रताप को समझ में आ रहा है, तेजस्वी को नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट में या उसके बगल में वो संजय यादव बैठा हुआ है। वो 30-35 सेकंड का क्लिप है, और मैं भी बड़ा भाई हूँ, या जिसके भी अपने भाई होते हैं इस तरह के संबंध, वो एक मोमेंट को वो भावुक कर देता है। उसका इस तरह से अपने भाई को देखना, वो बहुत छोटा सा मतलब एक क्लिप है, क्लोजअप में उसका लिया हुआ है, वो जस्ट देख रहा है वो भाव। फिर वही है कि मैंने जो दिन देखे हैं साला इस परिवार के कारण, फिर मुझे घृणा होती है इन लोगों से। नहीं, तुम एकदम सही हो रहा है तुम लोग के साथ, तुम्हारा एक एक भाई बहन सब 12 दिशाओं में चला जाए, आई डोंट केयर फॉर इट। ये चलता रहे, और धीरे धीरे कई बार तो मैं मजाक में कह देता हूँ कि संजय यादव को भाजपा ने तो नहीं भेजा है कि उसको तोड़ के एकदम पूरे परिवार को, और ये इन लोगों को दिख नहीं रहा है। बट होता है व्हेन यू आर दैट ड्रंक ऑन पावर, तो आप किसी एक व्यक्ति पे यदि विशेष आस्था दिखाने लगते हैं तो वो आपसे अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो उस सिस्टम में अपनी जगह देख रहा है, वो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे लगता है ही कैन गो विद यू समवेयर, बट
एक दिन ऐसा आएगा वो कंज्यूम कर जाएगा तुम्हें। तेजस्वी को ये समझ में नहीं आ रहा। ये आपको जितने मॉब वाली फिल्म्स होती है सब में यही होता है ना, कि जो असिस्टेंट था वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के एक दिन निकलता है और वो फिनिश कर देता है तुम्हें। संजय यादव वही व्यक्ति है। उसको बार बार तेज प्रताप जो बोलता है ये जयचंद है, इसने मेरा पूरा परिवार, पूरी पार्टी, मेरे माँ बाप को, सबको इसने अलग किया। बट वही है कि मुझे ये गेम जो है अच्छा लग रहा है देखने में। बट इस कहानी में पीछे कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई थी कि परिवार के अंदर बहुत घमासान है संजय यादव को लेके। वो रोहिणी का एक ट्वीट भी देखा था बिल्कुल है। अब कोई भी मतलब ठीक है 9 बच्चे हैं, उसमें कुछ पॉलिटिक्स में है कुछ नहीं है। किस बहन को नहीं लगेगा जिसके 2 भाई हैं यार, 7 बहनों में 2 भाई तो बहुत दुलारू टाइप का होगा ना, और वो भी बाद में हुए हैं ये दोनों। किस बहन को अच्छा लगेगा कि उसके 2 भाई में से एक को घर से निकाल दिया गया? तो उस कारण से फिर वो रीजंस तो देखेंगे ना। देखिए हम और आप आउटसाइडर हैं तो हमें दिख रहा है संजय यादव ये कर सकता है, लेकिन इनसाइडर जो है फैमिली को, उनको पता है कि संजय यादव ने ही किया है। उनको तो पता होगा ना। हम सब जानते हैं कि सूरज भान पे मान लीजिए कि वो हर केस में बरी हो गया, अनंत सिंह हर केस में बरी, बट बोथ ऑफ अस नो कि वो किस तरह के लोग हैं, अदालत किस तरह से काम करती है। तो उसी तरह जो फैमिली के इनसाइडर्स हैं दे नो कि हु इज़ डूइंग इट, और वो पीड़ा जो है वो तो आएगी ही। एक मोमेंट आता है वही ब्रेकिंग पॉइंट की तरह कि जब आपको लगता है ये असहनीय हो रहा है, तब फिर एक बहन लिखती है अपने भाई के लिए। उसको भी दिखा होगा कि ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे, तो रोहिणी ने लिखा। कुछ बहनें जो है साइलेंट हैं, जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, दूसरे तरह से हैं। बहनों में भी हो सकता है फेवरेट्स हों, या उसे लगता हो कि नहीं भाई परिवार, पार्टी एंड मुझे भी इसी सिस्टम में नेविगेट करके आगे कुछ, यदि विधायक बनना है, ये बनना है, तो आप अलग तो जाके नहीं करोगे। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी सपोर्टेड तेज प्रताप एट वन पॉइंट इन टाइम, अभी तो वो दूसरे भाई के लिए कैंपेन कर रही है, राजद के लिए कर रही है, तो उसने छोड़ा नहीं है पार्टी को। एक अपनी वो उसने, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट एक दर्ज करवाया कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, पर इतनी भी असहमत नहीं हूँ कि मैं पार्टी छोड़ करके तेज प्रताप के साथ हो जाऊँ। मुझे याद आ रहा है जी ये कोई गाड़ी में आगे सीट पर बैठने का कोई मुद्दा से शुरू हुआ था, जिसमें संजय यादव आगे बैठ के चल रहे थे और रोहिणी ने शायद लिखा था कि मेरे भाई की जगह, यही था ना कहानी। ये वो जो बस है उसमें सीट है कि ये ड्राइवर है, उसके बगल की सीट नेता की रहती है और असिस्टेंट उनके पीछे बैठेंगे। संजय यादव तेजस्वी की सीट पे बैठा हुआ जा रहा था, तो उसने उस पोस्ट को ही ये बना करके, वो सिंबॉलिज्म भी तो है एक तरह से कि देखिए मैंने भी इस तरह के वर्क कल्चर में काम किया, हमेशा मेरा एक बॉस होगा, लेकिन मैं बॉस जहाँ बैठता है या उसकी एक डेजिग्नेटेड चेयर है, मेरा बॉस हमको 50 बार बोलेगा मैं उस पर नहीं बैठूंगा। राजा का जो गुरु होता है, मान लीजिए जो वशिष्ठ जी हैं या चाणक्य हैं, वो अपने ही आसन पे बैठेंगे। राजा उनके सामने हो सकता है खड़ा रह जाए, परंतु गुरुदेव की या इनकी अपनी एक मर्यादा होती है कि नहीं वो राजा का आसन है, वो आसन राजा का है। व्यक्ति मुझसे छोटा है, व्यक्ति मेरा चेला हो सकता है, वो मेरे चरणों में आके बैठेगा, मैं उस पर नहीं बैठूंगा। खैर संजय यादव को मैं वशिष्ठ जी से और उससे ऑब्वियस सी बात है कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा हूँ वही कि एक वर्किंग सिस्टम्स जो भी होते हैं उसमें अपनी एक सीमाएं होती हैं जिसको नहीं लांघना चाहिए। परंतु यदि आप वो मिसक्रिएंट टाइप के हो, थोड़े मोटिवेटेड इंडिविजुअल हो, तो आप उस सीट की गर्मी आंकना चाहते हैं कि इसमें है क्या, एक बार बैठ के मैं भी देखता हूँ। वो पावर ऑफ अटर्नी वाला फील जो है वो लेना चाह रहा है वो संजय यादव। तो उसी से उसको लगा होगा कि अच्छा अभी तक तो तुम पीछे पीछे, अब तो तुम फ्रंट में उस सीट पे, मेरे भाई की सीट पे बैठ करके तुम हाथ हिला रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो। तो इस कारण उसने किया होगा ट्वीट। जंगल राज जंगल राज जंगल राज, सुशासन सुशासन सुशासन, ये 2 आवाज़ एक दूसरे पर, जैसे वो महाभारत में आप देखते हो 2 तीर आता था और फिर एक गायब हो जाता था। इस बार कौन गायब हो रहा है? जंगल राज ही गायब होगा। ये मतलब हमें नीतीश कुमार से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और मैं लगभग हर ही दिन, अभी तो पिछले 15-20 दिन से हर दिन मैं बिहार चुनाव पे ही लाइव शोज़ कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि
जब तक चुनाव किक इन नहीं हुआ था तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा था, बट क्या होता है कि जब चुनाव आ जाता है तो आपको जो है, यदि आपको देख करके लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो फिर आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो ही ऑप्शंस उपलब्ध हैं उसमें से देना पड़ता है कि भाई मुझे समस्याएं हैं नीतीश कुमार से, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा समस्याएं लालू से हैं, उसकी पार्टी से हैं। तो नीतीश का ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया है, काम किया है, बहुत काम किया। बिहार की सड़कें बताती है काम किया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो बढ़ा है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी बढ़ी हैं। तो फिर अजीत जी प्रॉब्लम पेस ऑफ डेवलपमेंट का है कि जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जो है जितना फोकस करना चाहिए था जॉब क्रिएशन के लिए, या फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का राज्य से क्या लेना देना है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने क्या टूरिज्म पे ध्यान दिया। मैं मतलब ये बहुत निष्ठा और क्या बोलूं कि कन्फर्मेशन के साथ आपको ये बोल रहा हूँ, बहुत आत्मविश्वास से, केवल और केवल यदि बिहार पर्यटन सॉर्ट आउट कर लेना, जो लोकल इकोनॉमीज होती हैं बढ़िया होटल बनाओ, सर्विस इंडस्ट्री उसके इन एंड अराउंड जो है बढ़िया क्रिएट करो, बिहार की बहुत सारी समस्याएं जो है वो जा सकती हैं। वो मुझे लगता है 20-30-40% बजट जो है आपका केवल पर्यटन से उत्पन्न हो सकता है। कंस्ट्रक्शन होगा, सर्विस इंडस्ट्री आएगी तो जॉब्स भी क्रिएट होंगे उससे, ये सारी चीज़ें। तो आपने क्या किया, आपका विज़न कहाँ है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार ने पहले 5 वर्ष बहुत अच्छा काम किया, उसके अगले 2.5 वर्ष भी अच्छा काम किया। फिर उनको लग गया कि यार गेम तो सिंपल है कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। तो फिर वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए। उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से, मतलब जो मोटिवेशन आपको चाहिए था बिहार को गर्त से निकालने के लिए। इस कारण से मैं मतलब नीतीश कुमार की आलोचना करता हूँ, परंतु जब मुझे चुनना है तो मैं उस दौर को कैसे भूल जाऊँ जब मेरे घर के बगल में गोलियाँ चलती हैं, रैंडम किसी को उठा लिया जाता था, किसी बच्चे की कटी हुई लाश, और किसी बच्चे मतलब 32-33 हज़ार अपहरण हुए, और ये तो रिपोर्टेड थे। जो नहीं मिलेंगे उनका क्या। 12-13 बड़े नरसंहार हुए हैं बिहार में, हम सब जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल अपर कास्ट का हुआ है, लोअर कास्ट का भी तो हुआ है। अपर कास्ट वालों ने रिटेलिएशन में मारा तो है, वो क्या है, वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। जस्ट बिकॉज मैं एक सर्टेन कास्ट से आता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कास्ट के गुंडों का जो है बचाव करने लगूंगा, कहूँगा नहीं ये नरसंहार बड़ा बढ़िया हुआ था। हाँ, मैं उनको ये आई कैन गिव देम दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट दैट दे रिटेलिएटेड बिकॉज देयर वाइफ्स एंड सिस्टर्स एंड मदर्स वेर बीइंग रेप्ड और मर्डर्ड, या उन्हें जो है एक सतत भयाक्रांत माहौल में अपनी छतों पे बंदूक लेकर के बैठना पड़ता था। इसका मैं उन्हें छूट दे सकता हूं, परंतु वो भी एक क्रिमिनल एक्ट है। इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ फेलियर फ्रॉम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू कंटेन इट। वो दौर जब मैं याद करता हूं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं करेगा ना, फिर भी मैं लालू यादव को तो वोट नहीं दूंगा, ना ही किसी को देने को कहूंगा, क्योंकि इवन अ डेड नीतीश कुमार, इवन अ गवर्नमेंट विच इज डूइंग नथिंग इन बिहार इज एक्सेप्टेबल टू मी देन लालू प्रसाद और आरजेडी। और कोई बदलाव नहीं आया है। आपने गाने सुने भोजपुरी के कि कट्टा सटा के उठा के घर से उठा लेंगे, भैया के आवे दे सत्ता में कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से रे। जब तेजस्वी सरकार बनता हो सब यादव रंगदार बनता हो। एक था बंजो छोरी तेजस्वी जान, केस लड़ाई में हो जेतो आसान। बंजो छोरी राजद के जान, मतलब लड़कियों को वेश्या बनने के लिए तुम प्रेरित कर रहे हो। तेजस्वी की जान, तेजस्वी का तो विवाह हो चुका है, तुम उसकी जान क्यों बनाना चाह रहे हो किसी लड़की को? फिर बन रहे हो राजद की जान बन जाओ। तुम क्या गैंग बैंग या ऑर्जी या कहां पे उसको ले जाना चाहते हो? तो ये जब सोच मैं देखता हूं ना उनके सपोर्टरों की, तो मैं कहता हूं कि मुझे राष्ट्रपति शासन भी एक्सेप्टेबल है, मुझे डेड नीतीश कुमार भी एक्सेप्टेबल है, मुझे कोई काम ना हो, फिर से सड़कें तोड़ दो तुम, बट आई कैन नॉट हैव लालू और हिज सन्स और हिज पार्टी इन पावर। वो मैं नहीं देख सकता। वो मुझे विश्वास नहीं दिला पाए हैं कि दैट इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरी एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न। बीच में 2 बार ये लोग 2.5 साल के लिए
आए थे सत्ता में, और उस वक्त आप क्राइम रेट देखिए स्पाइक किया है। बट ये गानों पे मैं वापस अजीत जाना चाहिए, ये प्रचार में ये गाने यूज हो रहे हैं, ये सारे गाने जो आप बता रहे हैं। भाई साहब, स्टेज पे जो प्रत्याशी है वो साला 8 साल के बच्चे से गाना गवा रही है। 90 के दौर की एक घटना आपकी बात से हमको याद आई। हम बहन के साथ दुर्गा पूजा का नवमी था और हम जा रहे थे और अचानक पिताजी जो है हम लोग को जाने से रोक दिए। हम लोग गेट तक ही पहुंचे थे तो पता चला कि वहाँ स्टेशन के पास कोई बहुत बड़ी घटना किसी लड़की के साथ हो गई थी। और उसके बाद नवमी से ही बच्चे हम लोग जो थे सब घरों में बच्चे बंद कि कोई नहीं जाएगा, इस बार दशहरा घूमने नहीं जाएगा। और उसके बाद एक धीरे धीरे दौर आया जब पिताजी हमको बोले कि तुम चले ही जाओ यहाँ से, क्योंकि वो कहानी उस वक्त जंगल राज वाली कहानी इतनी तेज़ी से चल रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एक सवाल सुब्रता जी आई थी आपके यहाँ और उस सवाल पे मैं थोड़ी देर रुक गया। हम और आप जैसे लोग जो पलायन करके बिहार से आ गए, ना हम समाजवाद में रहे ना हम पूंजीपति बन पाए, हम बीच में रहे। हमारी क्या गलती थी? हम भी पूंजीपति या समाजवाद में से एक चुन सकते थे ना, क्यों नहीं चुन पाए? कारण क्या है? कारण वही इन्वायरमेंट का है, जिस तरह का वातावरण वहाँ पे था। और जो स्टोरी आपकी, आपके पिताजी ने आपको ग्रेजुएशन के बाद मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ भेज दिया। 12th के बाद आपको भेज दिया। हम तो 97 में हम 6th क्लास में थे सैनिक स्कूल में, तो उससे पहले भी हम हॉस्टल में थे, घर पे नहीं रहते थे, क्योंकि शिक्षा का सरकारी स्कूल में आपको पता ही है कि स्थिति क्या थी वहाँ पे। और बिहार का सरकारी स्कूल और 90 का दौर, बिल्कुल। तो वो अपने आप में एक मतलब ऐसी भयावह व्यवस्था थी, तो उसमें कुछ होने का नहीं। प्लस किडनैपिंग ये सब, हालांकि मैं तो बहुत ही निर्धन परिवार से आता, तो हमारा किडनैपिंग के बाद भी हमें मार ही दिया जाता। यदि हम मतलब हाँ मारते, हमारे बाबूजी कहाँ से क्या दे पाते, था ही नहीं तो देते क्या। तो हो सकता है इस कारण भी ना उठाए गए हों, परंतु फिर भी यह एक भय रहता है ना कि जो ही ज़मीन है तुमसे बेच करके दो। 10,000 20,000 के लिए किडनैपिंग हो जाती थी, लाख 5 लाख तो डॉक्टर से मांगा जाता था, छोटे लोगों का इन सब का किडनैपिंग। तो उस वक्त जो है पापा कहते थे छुट्टी में भी कि मत आया करो, घर पे क्यों आओगे। और हम भटकते रहते थे, कभी चाचा के यहाँ चले गए, कभी फुआ के यहाँ चले गए, कभी नानी घर चले गए, इस तरह से। या फिर घर पे हो तो घर ही में रहो, आप अपने गांव में मूव कर सकते हो, आप शहर नहीं जा सकते हो बेगूसराय। और शहर भी मतलब इतना था भी नहीं डेवलप, अभी तो बहुत बढ़िया हो गया। एक इवनिंग लाइफ या नाइट लाइफ आप कह सकते हैं कि टायर 2-3 सिटीज़ में भी हमें देखने को मिल रहा है। सड़कें अच्छी हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ सेफ्टी भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 बजे रात में लड़कियाँ निकल सकते हैं, बट हाँ 8-9 बजे तक जो है लड़की भी, और लाइट्स प्रचुर मात्रा में, लोग होते हैं शहरों में, तो वो वाला अभी है 9-10 बजे तक आपको मिलेगा। 10-11 बजे के बाद धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाता है। तो हमारे लिए वातावरण नहीं था, हम क्या करते। उसके बाद किसी तरह सब बच्चा हमारे समय में प्राइवेट स्कूल्स में तैयारी करता था, और हम वो पुस्तकें सॉल्व कर रहे थे जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे या SSC के लिए सॉल्व करते हैं। RS सेंगर में 5वीं में सॉल्व करता था, RS अग्रवाल 5वीं में सॉल्व करता था, SL गुलाटी, ये सब मतलब वस्तुनिष्ठ अंक गणित के जो आते थे, पुस्तकें आती थी, जो आप ग्रेजुएशन के समय जो आप एग्ज़ाम देने जाते हो कॉम्पिटिटिव, वो हम 5वीं में सॉल्व करते थे बिहार में। कि हम सैनिक स्कूल के, जबकि सैनिक स्कूल में 5वीं 6ठी का पूछा जाता है, समय दूरी और चाल अनुपात हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और इस तरह के। परंतु समय दूरी और चाल में भी होते थे प्रश्न कि रेलगाड़ी पे तोप डाला हुआ है, इतनी स्पीड है, गोला कहाँ जाकर के गिरेगा, कॉम्प्लेक्स होते थे उस तरह के प्रश्न। हर बच्चा वही तैयारी कर रहा था, या तो उसको नेतरहाट जाना था, या सैनिक स्कूल जाना था, या नवोदय जाना था। ये 3 जो है प्राइम स्कूल हुआ करते थे, तो उसमें हम लोग जाने के लिए तैयारी करते थे। तो क्यों करते थे? केवल क्वालिटी एजुकेशन उसका एक कारण नहीं था, कारण यह भी था कि वो एक सेफ इन्वायरमेंट है, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्कूल है, वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय है, उसका एक कैंपस है, उसमें मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं होगा।
और जब आप अच्छे स्कूल में जाते हो वहाँ से निकलोगे तो फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, क्योंकि आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ एडवांटेज मिलता है, आपने एक जीवन शैली जो है देखी है। तो इस कारण से हम वहाँ के तो रहे नहीं। अब यहाँ आके जो पूंजीपति बनने का था, तो पूंजीपति कौन बनता है? जो या तो रिस्क ले या पहले से उसके बाप पूंजीपति हैं और उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लेकर के कुछ काम करने की चेष्टा की। तो हमारे पास दोनों नहीं था। अब क्या है कि रिस्क आप कैसे लोगे जब आपकी बहन का विवाह नहीं हुआ है, आपका घर जो है आपके दादाजी द्वारा बनवाया हो। तो हमारे लिए पहला फाइट था गेट अ जॉब, जितनी शीघ्रता से हम नौकरी कर लें, क्योंकि दिल्ली में भी हमारे माता पिता जो है पढ़ा सके उतना था नहीं। हम सूद पे ही, ब्याज पे ही पैसा लेकर के पढ़ा करते थे, और उस ब्याज को, सूद को चुकाते चुकाते हम जॉब करने में आए, फिर 5 साल 7 साल किया, तब जा कर के ये सारा कुछ सेटल होता है। तो हमारे पास तो दोनों ही काम करने का कोई विकल्प था नहीं। इसी कारण कि आज चले स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और थोड़ी अच्छी स्थिति में आए हैं, परंतु हम संभवतः हो सकता है कि और बेहतर स्थिति में होते, या फिर हमारी लाश जो है बोरी में कटी हुई, चॉप की हुई बिहार के किसी नहर या पोखर के बाहर मिलती। यही दो विकल्प हमारे पास थे। तो वही है कि लाश नहीं मिली, तो अभी जो ही सिचुएशन है, whatever we could make out of, but at the same time I don't think 95% of my generation people were as lucky as I am. वो सैनिक स्कूल नहीं गए, वो नेतरहाट नहीं गए, वो नवोदय विद्यालय नहीं गए, वो वही हैं। और या तो खेत उनके बिक गए, क्योंकि आपको सस्टेन तो करना है ना, और जीवन जो है वो कम हो जाता है, आपकी आयु कम हो जाती है, आप इतना स्ट्रेस लेते हो। बट फिर भी एक एडेड स्ट्रेस जो मर्डर्स का, अपहरण का और परपेचुअल एनवायरनमेंट ऑफ फियर में रहने का जो होता था, दैट इज़ ऑफ आवर माइंड्स नाउ। यू नो, अभी आप बहुत कुछ करना चाहें यदि, तो देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू। आप लोन लेकर के एक छोटा दुकान ही डालो, कुछ कर लो, जो पहले संभव नहीं था। मेरे मित्रों के साथ हम ज़रा आपसे भी इस सवाल पे आएंगे। हम जब जाते हैं आरा, तो मेरे जो मित्र नहीं निकल पाए, वहीं रह गए, दुकान खोल लिए या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनसे कई बार बातचीत में ये होता है कि मुंह से निकल ही जाता है कि बदला नहीं कुछ, जैसे हम ही बोल दिए। तो पलट के जानते हैं वो क्या बोलता है कि तो आके बदल ना द, तू आके बदल द। ये भाव कहाँ से आता है? और ये सार्काज़्म है या वाकई वो गंभीरता से इस बात को कहना चाहते हैं कि जो लोग गए, अगर आए है तो आइए और बदलिए? और क्या आके बदला जा सकता है जो चले गए? नहीं बदला जा सकता। मैंने ट्राई किया था। मैंने अब मेरे पास क्या है भाई, माथा है, दिमाग है, मस्तिष्क है, जो मैं अपनी सर्विसेज लोगों को दे सकता हूँ कि फलाना काम करना चाहते हो तो ये काम ऐसे किया जा सकता है। आई गॉट समबडी कि हम एक इंटरनेशनल स्कूल खोलना चाहते हैं बिहार में? हाँ, बिहार में। और वो स्कूल जो है, ये जो करिकुलम बेस्ड और ये जो रट्टूमल, ये सारा नहीं होगा। बच्चा 7 बजे 8 बजे आ रहा है और वो कुछ लेकर के नहीं आएगा, खाली हाथ आएगा। हम उसे जो भी किताबें होंगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, हम उसे वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। उसका नाश्ता, उसका लंच, ये दोनों चीज़ होगी। खेल करके बच्चा 4 बजे 3 बजे 2 बजे जब भी है अपने घर चला जाएगा। और वहाँ पर भी कुछ भी उसको एजुकेशनल काम जो है किताब से रिलेटेड नहीं करना है, और वो बस अपना जीवन जिए परिवार के साथ जैसा होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमने शिक्षा को बहुत ही ट्विस्टेड तरीके से इंडिया में बनाया हुआ है। हम रट रहे हैं, और जो सबसे रटने में अच्छा है वो IAS बन जाता है। उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी शून्य होती है। वो रट सकता है, एक विषय को रट सकता है, कितना मतलब विस्तार से वो रट सकता है, यही एक कहीं ना कहीं उसकी योग्यता बन जाती है। और हम उससे यह आशा लगाए बैठे कि यह आदमी देश को बदल देगा। नहीं बदल सकता भाई। वो रट कर चलने में माहिर है। उसमें 5% जो होंगे, जो चूंकि यह योग्यता है इस कारण वो काम कर रहे हैं, परंतु उनके पास अपना दिमाग है, वही लोग कुछ ढंग का कर पाते हैं। बट मोस्टली आप देखिए कि जो अपने जीवन के खराब विद्यार्थी रहे हैं, चूंकि आप 40% में भी आप जो भी उसकी योग्यता होती है, ग्रेजुएशन इतना ला के आप अपीयर हो सकते हो,
तो फिर आप अपीयर कर जाते हो। और ऐसे अपीयर करने वालों के बीच में 16 वर्ष रहा हूँ मुखर्जी नगर में, तो मुझे पता है कि इसी लॉट में से तो कोई बनेगा ना, डीएसपी बनेगा, एसडीएम बनेगा, कुछ तो नहीं, इसी लॉट से। एंड आई नो देम इन एंड आउट। तो मेरी यह सोच थी कि करिकुलर रिक्वायरमेंट जो भी है सरकारी, हम उसको फुलफिल करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं स्वयं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पे होमवर्क का कोई सिस्टम नहीं था, वहाँ पे एकेडमिक्स जस्ट 50% आपके लाइफ का हिस्सा था। मैं थोड़ा सा उधर से मॉडल करके प्लस अभी जो चल रहा है उसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन को, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट। सब कुछ था। द मोमेंट यू गो एंड ट्राई टू बाय द लैंड, एक प्लॉट था 7-8 बीघा का इस टाइप से, आपको फिर वो फ़ोन आने लगते हैं। ये क्या बेगूसराय का बात है? हाँ, बेगूसराय के ही आसपास का है। अच्छा। उसमें फिर मतलब ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसके साथ आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि आपका एक पर्पस जो है थोड़ा सा सेन है, थोड़ा पवित्र टाइप का है पर्पस, जिससे आप पैसा नहीं कमाना चाहते हो। पैसा भी आए बट नॉट कोटा टाइप का सिस्टम हम नहीं क्रिएट करना चाह रहे थे। अब ये सब जब होने लगता है ना, तो फिर आप क्यों वहाँ पे कुछ सुधार करने क्यों जाओगे? आपको फोन आने लगा, क्या बोल रहे थे फोन पे? फ़ोन वही आता है कि आप ये करना चाहते हैं, हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब अवैध लोग जिसको आप कह सकते हैं, उस टाइप के लोग के फ़ोन आते हैं। इंटरेस्ट मतलब वो आपको कोर्स करते हैं कि तुम हमें भी साथ ले लो, ये बढ़िया बिजनेस है। अच्छा। फिर और चूंकि मैं वहाँ से हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा, कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं। फिर मुझे लगा नहीं यार, मैं, और ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, आप मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस के लिए 2 चीज़ें, यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाएगा तो बिजली और पानी, ये एक मतलब महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, अपार्ट फ्रॉम सुरक्षा और कोई गैंग फलाना आपको तंग ना करे। कहाँ बिजली और पानी, मेरे गांव में मैं बता रहा हूँ कि सस्टेन्ड वोल्टेज नहीं है, बिजली पहुँच गई बट हर घर में स्टेबलाइजर और इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ रही है, 2 घंटे बिजली जा रही है और वोल्टेज इतना कम आ रहा है। वो तो चलिए अभी वो 60 वाट वाला बल्ब नहीं है, फिलामेंट वाला, अब एलईडी आ गया जो 10 वाट भी उतनी रोशनी करता है, तो कंजम्पशन घटा है। फिर भी जो है अभी आप जितना लाइट जलाना चाहते हो, जितनी मतलब आप यूनिट्स यूज करना चाहते हो, सरकार नहीं पहुंचा पा रही है वो। और मैं बेगूसराय से बोल रहा हूँ जहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है और एक छोटा सब स्टेशन है, एक चकिया थर्मल प्लांट भी एक नया भी बना है। यहाँ पे भी या तो ट्रांसमिशन लॉस या कुछ तो हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है कि पहले बिजली नहीं थी, अब 22 घंटे बिजली आ रही है। आई कैन बाय 13,000 14,000 का हम बूस्ट कर लेते हैं स्टेबलाइजर से ये सब लगा के या अर्थिंग बढ़िया डाल करके। बट आप सोचिए कि इंडस्ट्री के बारे में कि आप इतना पैसा, इंडस्ट्री 1 करोड़ 2 करोड़ का तो है नहीं, मिनिमम 50-100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगेगा और पानी नहीं है, डीजल जनसेट कितना दिन चलाओगे आप? तो इस कारण से क्या होता है कि लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया है ट्राई, परंतु व्यक्ति तंत्र से नहीं लड़ सकता। मैं बहुत मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत इंडस्ट्री का, मेरा बहुत बिजनेस का मैं ज्ञान है, कुछ नहीं, मैं तो सिंपल कॉमन सेंस की बात आपको कह रहा हूँ। पर्यटन में क्यों नहीं कुछ हो सकता है? सिंगापुर का पूरा इकॉनमी पर्यटन पे चल रहा है। आपके यहाँ से बुद्ध निकले, जैन निकले, गुरु गोविंद सिंह अपने बिहार के यहाँ, आपके यहाँ सारे हिस्टोरिकल, मतलब भारत के जितने साम्राज्य हुए हैं बड़े बड़े, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। तुम्हारे पास अवशेष हैं, खंडर हैं, म्यूजियम्स हैं। क्या है कि यार तुम बोध गया जैसे इंटरनेशनल जगह में एयरपोर्ट अभी तुम फंक्शनल बनाए हो, पटना से बोध गया जाने का रास्ता आप देख लीजिए कितना बेकार है। तो कोई सोच ही नहीं रही इन लाइन पे, उनको लगता है अरे पर्यटन से क्या होगा। यार एक बार पैसा इन्वेस्ट करो, नहीं करना चाहते हो प्राइवेट प्लेयर्स को बुला लो, उनको बोलो कि आप होटल बनाओ, हम ये जोन जो है कंप्लीटली सिक्योर करके आपको देंगे, 100% सिक्योरिटी देंगे, हम प्राइवेट सिक्योरिटी आपको रखने का दे देंगे, हम आपके लिए फलाना कंसेशंस दे देंगे। ये सब किया जा सकता है, बट पता नहीं कोई सोचता ही नहीं इन सब बारे में। मुझे नहीं लगता है कि इट इज़ अनडूएबल, इट इज़ वेरी मच डूएबल। प्रशांत किशोर क्या बेच रहे हैं? प्रशांत किशोर इस चुनाव में क्या बेच रहे हैं? प्रशांत किशोर जो है वो मुझे लगता है कि
अच्छा बिजनेस मॉडल है उनका, और ये एक बढ़िया एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है केजरीवाल के द्वारा। सेम प्लेबुक जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और केजरीवाल का काम चल जाता है क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य है और वहाँ पे आप मीडिया को कंट्रोल करके, नैरेटिव को कंट्रोल करके यू कैन डू समथिंग दैट इज़ अनहर्ड। और वहाँ पे ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी एक पार्टी को लेके इतनी हाई है, जो मैं 2014 वाले चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, जब इनकी सरकार कितना 49 दिन 50 दिन कैसे चली थी। तो उसमें क्या था इशू कि कांग्रेस ने पहली बार चुनाव लड़े और भाजपा को कितना 25-28 सीट संभवतः या 32 आया था, और ये लोग फिर कांग्रेस के साथ मिल कर के इन्होंने बना लिया। उनको पहली बार लगा अच्छा हम तो जीत सकते हैं इतना सीट। सेकेंड टाइम में क्या हुआ, जब लगभग 1 साल के बाद चुनाव हुआ, तब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में आ चुके थे। उस वक्त भाजपा ने 2015 के चुनाव कैंपेन में पूरा एक मतलब मच्छर को मारने के लिए तोप का प्रयोग करने वाला किया था कि लोकल लीडरशिप को कंप्लीटली इग्नोर किया दिल्ली में। बिहार के मंत्री, मतलब जो बिहार के सांसद हैं जो मंत्री बने, वो दिल्ली के चुनाव में प्रचार करेंगे। तो यहाँ तो यार हैप्पी, लक्की, मल्होत्रा, ढींगरा साहब सब रहते हैं, तुम्हारा ये रविशंकर प्रसाद और ये शाहनवाज या फला, उसको क्यों वो पहचानेंगे। इस कारण से फ्लॉप रहा बिहार, मतलब दिल्ली भाजपा लीडरशिप ने पूरा अपने आप को निकाल लिया उस कैंपेन से। उसी बार तो संभवतः ये भी थी ना किरण बेदी, पैराशूटिंग भी हुआ, तो उसके कारण ये अचानक 67 सीट जीत गया। तो उसको लगा अरे ये तो सही है। फिर अगली बार जब तक भाजपा संभलती फिर 47 सीट आए। तो जो भी है वही मॉडल इसको लग रहा है कि हम होप सेल करें। बिहार में होप बहुत अच्छे से बिक रहा है क्योंकि लोग हैं वहाँ, एक तरह से आप कह लो होपलेसनेस की स्थिति है, बिकॉज एवरी सिंगल पार्टी इज़ टॉकिंग इन द सेम लैंग्वेज। और चिराग पासवान ने जब बिहार, मैं उसका नाम बार बार ले रहा हूँ, लोग लगेगा पैसा वैसा दिया है क्या इसको चिराग ने एक कैंपेन चलाया था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करके। मैं उस कैंपेन को कोट करता हूं बहुत सारे लोगों को, केवल ये बताने के लिए कि चिराग पासवान, उसकी बहुत अधिक प्रेजेंस नहीं है, मतलब फुटप्रिंट नहीं है बिहार में एक विधायक की संख्या या सांसदों की संख्या देखी जाए, परंतु यंग लोग उसके कास्ट को कंप्लीटली इग्नोर करके उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, बिकॉज ही इज़ टॉकिंग समथिंग दैट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट। वो ट्रेडिशनल बात नहीं कर रहा है हम रोजगार दे देंगे, हॉस्पिटल, वो ये बात कर ही नहीं रहा है। वो बिहारी अस्मिता की बात करता है और वो एक आशा लोगों को दिखाता हुआ दिखता है, केवल इसका कनेक्ट है। तो प्रशांत किशोर जो है उसी को थोड़ा सा इन्हेंस करता है, केजरीवाल का मॉडल लाता है। और केजरीवाल का मॉडल है डिटेलिंग, यमुना साफ कर देंगे जी, यहाँ पे एसटीपी बना देंगे, इतना नाला आता है, डेटा आपके मुंह पे फेंकता है। द मोमेंट somebody starts to bombard डेटा ऑन यू, तो आप थोड़ा सा एवरेज आदमी, उसको लगता है ज्ञानी आदमी है, यार ये तो डेटा उटा का बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि नदियाँ जो हैं वो उसके चारों तरफ इंडस्ट्री लग सकती है। लोग ये नहीं सोच रहे यार 6 महीना तो बाढ़ग्रस्त रहता है, कैसे इंडस्ट्री, तुमको कुछ नीदरलैंड टाइप का करना पड़ेगा। बोलता है हाँ किया जा सकता है नीदरलैंड में, वो ऑस्ट्रेलिया में, तो तुमको पता भी है कितना पैसा उसमें लगेगा। वो समुद्र को बांध रहे हैं, उसमें कितना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग लगा है, और द अमाउंट ऑफ मनी इट रिक्वायर्स टू बी डन। और क्या उतना पैसा नीदरलैंड इसलिए कर रहा है कि उसके वेरी एग्जिस्टेंस पे उस सी का जो है असर डाल देगा, मटिया मेट कर देगा, क्योंकि वो समुद्र स्तर से नीचे है। बिहार में एग्जिस्टेंस की बात नहीं है वहां पे। कोसी के किनारे लगा दीजिए। आप सोचे ना कि अंग्रेजों ने उसकी धार जो है मोड़ दी थी, आया कि नहीं 2007 में रिटर्न होके, और कितनी भयावह 2007 या पता नहीं कब इधर ही आया, 10-15 साल पहले। तो आप जब नेचर के साथ उल्टी सीधी छेड़छाड़ करोगे तो वो नहीं होगा। तो वो सेल कर रहा है इस बात को कि नहीं वो हो सकता है, ऐसे हो जाएगा। बोल रहा है दारू हम चालू कर देंगे। उसको ये बात पता ही नहीं है कि शराबबंदी ने डोमेस्टिक वायलेंस कितना कम किया है। वो केवल उसको सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखता है।
वो नहीं समझ पा रहे हैं कि महिलाएं नीतीश को केवल इस कारण से वोट देती है। ये मेरा अपना जिया हुआ अनुभव है। मैंने अपने घर के आसपास देखा है किस तरह से लोग हर दिन दारू पी करके आते थे, पत्नी को पीट रहे, मार रहे हैं। तो ये मेरा जिया हुआ अनुभव है। तो प्रशांत किशोर जो है वो इसी तरह से डेटा और ये फलाना डिमका मार मार के और उसको सेल करने की चेष्टा कर रहे हैं। बट जब तक मीडिया स्पेस में केवल प्रशांत किशोर थे, क्योंकि कैंपेन चालू नहीं हुआ था, तो उनकी विजिबिलिटी अत्यधिक थी। प्रशांत किशोर ही दिख रहे थे हर जगह, प्रशांत किशोर, युवाओं में प्रशांत किशोर, सोशल मीडिया प्रशांत किशोर। द मोमेंट बीजेपी इंटर्स, डड हो गया पूरा। अभी मैं एक एआई का यूज कर रहा हूँ, हमारे कुछ मित्र हैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शन के लिए। बिहार में उनका पहला ये चुनाव, मतलब किसी ने इस देश में नहीं किया ऐसा। तो उसमें हम जो देख रहे हैं 99% ऑफ द पीपल ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर को 10% से कम ही वोट्स आएंगे, 99%। और ये एआई ऐसा नहीं है कि बस खाली लोग इधर उधर से सोर्स कर रहा है डेटा, नहीं, वो उसमें लगभग 50-60 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले मान लीजिए 1000-1500 रोबोट्स होंगे। एआई बॉट्स जो है वो है, अब रोबोट मैंने बोल दिया, एआई बॉट्स, वो एक एक बॉट जो है 51-5200 लोगों के सर्टेन टाइप को रिप्रेजेंट करता है। बिहार में जाति व्यवस्था, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, पासवान, ये पॉलिटिक्स शुरू से नेता करते आए हैं। और कास्ट फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट, पूरे देश के चुनाव में मुझे लगता है अजीत जी, एक ऐसा राज्य है जो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये इसको कैसे कैटर करें। बट क्या आपको लगता है कि खाली नेता ही ऐसा सोचता है, वहाँ का जनता नहीं सोचता है कि इसी आधार पर वोट करना है? कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर बिहार उठ क्यों नहीं पाता है? नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स देखिए, मुझे लगता है हर जगह पे, कहाँ नहीं है। आप अमेरिका में भी वो रूप बदल लेता है। कॉकसेस तो होते हैं ना, समूह होते हैं ना, जिसको टारगेट किया जाता है और उसको केटर करने के लिए आप पॉलिसीज़ बोलते हैं कि हम ये नीति बना देंगे। तो हर जगह पे पॉलिटिक्स इसी तरह से काम ही करता है। आप एक बड़े जनसमूह का वोट लेने के लिए उसमें जो छोटे छोटे जनसमूह हैं उसको आप जो है यू टॉक विद देम, आप उसको कंटेन करना चाहते हैं कि तुम्हारा हम इतना मंत्री बना देंगे, तुम्हारे आदमी को हमने नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है, तुम्हारे आदमी को हमने मुख्यमंत्री बना दिया है, सेंटर में इतना रिप्रेजेंटेशन है। तमिलनाडु में कास्ट पॉलिटिक्स है, कर्नाटक में वोक्कालिगा और ये वाला जो केस होता है क्यों होता है, गुजरात में पटेल हो गए, मतलब तमाम तरह की जातियाँ, उत्तर प्रदेश में भी है उसी तरह से। 2017 का पूरा चुनाव ही यही था कि ओबीसी में अमित शाह ने किस तरह से अलग अलग जातियों को केटर करने के लिए किया। बिहार बदनाम है केवल जाति को लेकर के। बाहुबलियों का बड़ा चर्चा इस बार फिर से है। अनंत सिंह वाला केस बहुत तेज़ी से वहाँ, ये अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, इस तरह के जो नाम बिहार चुनाव में अचानक से सरफेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि सरफेस करते हैं, बट अब ये देखिए मोकामा की सीट इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब उसमें ललन सिंह उतर आए, अचानक से बोले कि नहीं हम सारा कैंपेन अब टेक ओवर करेंगे। इसमें आपको क्या दिखता है? मतलब अनंत सिंह उसके बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो तड़ी से बात करते हैं पत्रकारों से, चश्मा उतरता नहीं है, और जनता जो है वो राइफल लेके पीछे खड़ी है। अनंत सिंह जो है ना, बाहर के लोगों को पता नहीं, ये समझ में नहीं आएगा कि अनंत सिंह उस टाइप का आदमी है जो आपको मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्मों में जो गैंगस्टर्स दिखते हैं, जो खाना खा रहे हैं टेबल पे और किसी बात से गुस्सा है, गोली मार देंगे आपको, एंड दे विल बी वेरी कूल अबाउट इट। वो बैठ के फिर खाना अपना कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और वो आदमी जब बाहर में बैठेगा ना, तो जो आदमी ये काम कर सकता है उसको किसी बात की कोई चिंता उनता नहीं होती, वो क्या बोल रहा है, कहाँ बैठा, वो इन समय काल परिस्थितियों से परे हो जाता है, इन द नेगेटिव सेंस ऑफ इट। लोग को अनंत सिंह एक एनिग्मेटिक पर्सनालिटी दिखता है। हमारे लिए तो गुंडा है, अपराधी है, हमारी जात का है, तो उससे मतलब क्या होता है? वो जो गुंडा है, अपराधी है तो है, कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, फिर भी मेरे लिए वो गुंडा है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो गुंडा है, मैं जानता हूँ कि वो किस तरह का व्यक्ति है, और मैं जानता हूँ उस तरह के व्यक्तियों ने हमारे जीवन काल में क्या क्या काम जो है वो दुष्कृत्य किए हुए हैं। आई नो देम ऑल आउट।
अनंत सिंह मतलब वो जो बोलता है ना, वैसा हमारे तरह आपको हर गांव में एक दो आदमी मिल जाएगा जो एक तरह से सोशल आउटकास्ट आप कह लो, कि उसकी अपने गांव में एक सार्वभौमिक एक्सेप्टेंस जो होती है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी, बट लोग उसको बिठा करके सुनना चाहते हैं क्योंकि वो वन लाइनर्स जो है बहुत अच्छे बोलता है। उस टाइप के आदमी आपको मिल जाएंगे। तो अब मीडिया को क्या चाहिए कि मीडिया में अभी हर समय एक होता है कि अलग क्या कर रहे हैं हम। आप उसी इंडस्ट्री से आते हैं, तो जब एडिटर बैठेगा ना तो बोलेगा अच्छा मोदी जी जा रहे हैं बनारस, तो यार सब तो कवरेज करेंगे, तुम क्या कवरेज। तो एक उसमें से पत्रकार होगा या होगी बोलेगी कि ऐसा करते एक नाव हम लोग बुक कर लेते हैं और हम बीच नदी में जा कर के वहाँ से लेंगे शॉट, ठीक है। कोई कह देगा कि ऐसा करते हैं कि मोदी का हेलीकॉप्टर जब जाता रहेगा ना तो हम दूसरे हेलीकॉप्टर से उसकी कवरेज करें। मतलब रैंडम शिट्स बीइंग थ्रोन ऑन द वॉल एंड होप कि समथिंग स्टिक्स आउट ऑफ इट, इस तरह का चीज़ होता है उसी में। और देखिए अनंत सिंह किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बहुत ही टफ व्यक्ति है। आप उसके साथ 15 मिनट से अधिक, 15 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप 10 मिनट से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते हो इंटरव्यू। यार आप 1 मिनट टाइम लेकर के उससे पूछोगे कि आप जो है आपकी छवि ये रही है, आप जो है बाहुबली आपको लोग कहते हैं, तो कहता है तो कहने दो, चुप। उसके बाद वो नहीं बोलता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता है चीज़ों को। आप कैसे राजनीति में आए, ऐसे ये मन कर रहा था। अब ऐसे आदमी कितना क्वेश्चन आप लेकर के चले जाओगे। उससे बोला विधायक है आप सांसद क्यों, बोलता है कि हवाई जहाज पे चढ़े एक मन है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्यों मन है, तो बोलता है ऐसे ही मन लगता है। तो गाड़ी में मन नहीं लगता है, नहीं गाड़ी में मन नहीं लगता है, अब जहाज आप चढ़ेंगे, वो ऐसे बोल देता है। वो ये जितना अम्यूजिंग हमें लगता है, या लालू प्रसाद जो मस्खरी करता था, हम हंस तो देते हैं, मैं भी हंसता हूं, मैं भी उसका अपराधी हूं, परंतु हम उस विभीषिका को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम जानते नहीं किस तरह का आदमी है। ये एक बहुत ही क्रूर हत्यारा एक लाइफ में, मतलब उसका ये काम है, और बहुत ही मजाकिया आदमी हो सकता है, बट हम उसके मजाक को इतना इन्हांस ना करें कि उसकी हत्या को, उसके बलात्कार को, उसके अपहरण को, उसके नरसंहारों को, या और जो भी उल्टा काम करता है, दिस कैनॉट कवर इट अप। ये नहीं होना चाहिए। अनंत सिंह जो है वो, या इस तरह के लोगों को मीडिया ने, बाहुबली शब्द, बाहुबली क्या होता है, तुम गुंडा के लिए तुमने एक नया शब्द जो है तुमने बना दिया, दैट्स इट। और फिर राजनीति में आपने उसकी एक राजनीतिक स्वीकार्यता बना दी, ये कह के कि यार दिस इज ए पॉलिटिकल नेसेसिटी। नो, इट इज़ नॉट। एक पार्टी कर रहा है, सब पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं है। आपने ऐसे शब्द गढ़े, बाहुबली, उसको जबकि गुंडा कहना चाहिए, कुख्यात अपराधी कहना चाहिए, 50 मामलों में आरोपित, ये आपके विशेषण होने चाहिए उसके लिए। बाहुबली और दबंग में तो उसको मजा ही आ जाता है क्योंकि वो यही तो करना चाहता है। जो आदमी सुसाइड वेस्ट लगा करके फट रहा है और आप उसको डिमीन करने के लिए साला जिहादी बोलते हैं, वो तो प्रसन्न है कि हाँ मैं जिहादी कर रहा हूं। एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ थिंग अप्लाइज टू बाहुबलीज एंड माफिया। मुख्तार अंसारी विल रेवेल इन दिस फैक्ट कि somebody is calling me माफिया। अतीक अहमद को मजा ही आ जाएगा, अरे आपको शराब माफिया बोल दिया, बोला हाँ है, बढ़िया है, और कहवाओ। वो फ़ोन करके बोलेगा कि आजकल आप हमको माफिया नहीं कह रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, तो भाई तुम्हें लगता है तुम उसको डिमोरलाइज कर रहे हो, वो बोले यही तो मेरा एम है, मैं वही तो करने के लिए निकला हूँ। ये वही बात हो गई कि F1 के ड्राइवर को बोल दो आप तो बहुत तेज चलते हैं, बोलता है एग्जैक्टली वही मेरा काम है, आई शुड बी वेरी फास्ट एंड बी इन कंट्रोल। तो वही अनंत सिंह जो है वो करते हुए दिखते हैं। इस तरह के जितने लोग हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत इजी है, मेरे घर के बगल के हैं, मतलब हमको आधा घंटा लगेगा उनके घर पे जाने में। आई विल नो
इंडिविजुअल्स जो उनके साथ काम करते हैं, और मैं बैठ के बहुत अच्छे से मैथिली में, अंगिका में, वज्जिका में उसमें रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं पूरा, बट आई चोज नॉट टू डू दैट। ये अभी सबसे अच्छा है अनंत सिंह का एक इंटरव्यू अभी कर लो। ये आज से नहीं 2-3 साल से, वो जो आया नहीं था कि सुशासन का सरकार है, उसके बाद जो उसने बोला, उसके बाद वो आदमी हिट हो गया। अब उसके पीछे 2 कैमरा वाला हमको लगता है रोज बैठा रहता है। दिल्ली से जरूर जाता है रिपोर्टर। हाँ, दिल्ली के रिपोर्टर को यहाँ हम आपको बताते हैं न्यूज़ रूम का ब्रीफिंग, हाँ, जो प्रोड्यूसर और एडिटर ब्रीफ करता है कि बिहार जाते सबसे पहले मोकामा चले जाना, हाँ, अनंत सिंह का इंटरव्यू करके सबसे पहले भेजना, उसके बाद कुछ और होगा। ये क्रिएट किया हुआ भी तो मीडिया का ही है ना। उसको कौन जानता था? उसको भी इसमें मजा आ रहा है ना, वो पालथी मार के अपना बैठ जाता है। हाँ, और पूछा ऐसे करके बोलेगा, है ना, उसका एक सर्टेन काइंड ऑफ पोजीशन है, बस अपना वो काला चश्मा पहने हो अंधेरे में भी, उसको पीछे हमको बोलता है कि चचा एकदम खूब बढ़िया लगे छो, ये चश्मा पहने कर का चश्मा लाओ तेरे बबलुआ, वो तुरंत पहन लेगा चश्मा, बैठ के अपना वो जानता है कि मुझे स्वयं को कैसे दिखाना, आई नीड टू सेल माई सेल्फ, और वो मजे ले रहा है मीडिया के साथ। मीडिया उसके साथ मजे नहीं ले रही है। वो क्रिमिनल है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना दिमाग का आदमी है, क्रिमिनल है, और अच्छा क्रिमिनल या अपने क्राइम में भी उस स्थिति में जाने के लिए, अनंत सिंह बनने के लिए, यू कैनॉट बी डम, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, ऐसा जो है होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री की जब बात जहन में आती है तो कोई चेहरा, कुछ नाम ऐसे आता है क्या कि ये नीतीश कुमार नहीं तो ये 2 में से कोई एक, या ये 3 में से कोई एक? अब इसमें क्या मैं नाम लूँगा तो पार्टी के जो नेतृत्व में लोग हैं उनको लगेगा कि उस व्यक्ति ने हो सकता है ये नाम लिवाया हो। ऐसे में क्या होता है कि जिसका चांस रहता है उसका पत्ता पहले ही कट जाता है कि अपने आप को पुश करना चाह रहा है। परंतु हैं ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा मतलब व्यक्तिगत भी इंटरेक्शंस रहा है, और मुझे लगता है कि समहाउ इफ़ दे रीच दैट पोजीशन, उनके पास विजन है, वो कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अब क्या होता है ना कि आप कई बार वो पर्ची से आप बना देते हो किसी को मुख्यमंत्री, सब आदमी जो उसी तरह से गेस ही करता रह जाता है, किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसी पार्टी में के मतलब जिसमें स्वयं विधायकों को नहीं पता होता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और पत्रकार को कहाँ से पता होगा। बट 2 नाम है कि 3 नाम है? मैं तो एक ही नाम पे बेट कर रहा हूँ। एक ही नाम पे बैठ? मैं एक ही नाम पे बेट कर रहा हूँ। जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं वो नहीं रहेंगे, ये मैं श्योर हूँ। अच्छा, सम्राट चौधरी? हाँ, या विजय सिन्हा। अच्छा, ये दोनों में कोई भी नहीं बनेगा, कोई भी नहीं। ये दोनों संभवतः अपना उप मुख्यमंत्रित्व भी गंवाएंगे। अच्छा, इसकी भी संभावना हाँ, आपको लग रही है? बिल्कुल है। कारण क्या है इसके पीछे? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? डम्ब है दोनों बकलोल हैं। आपने सुना इन दोनों को बोलते हुए? वित्त का पोर्टफोलियो लिया सम्राट चौधरी, और उससे पूछा तो बोलता है सचिव जी बताएंगे। उसको पता ही नहीं है कि क्या है बजट में, नहीं है लिखा हुआ तो लिख के पढ़ते। यार तुम एक जाति विशेष को रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स व्हाई यू आर वेयर यू आर। तुम जहां हो वहां इसी कारण से हो। विजय सिन्हा तो और मतलब इतने वर्ष से ये सब हैं, और वही जो मैं बता रहा था ना कि इनको हिंदी अंग्रेजी कुछ बोलना सीख लेना चाहिए, और कार्यशालाएं चलानी चाहिए। राजनीति में मुझे लगता है यू मस्ट हैव पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, कि भाई बढ़िया लोगों को लान कम। यार ब्रेड एंड बटर है साला तुम्हारा बोलना, इसी पे तुम्हारा जीवन निर्धारित है, और तुम बोल नहीं पा रहे हो। लिखा हुआ पढ़ रहे हो वो भी ठीक से नहीं पढ़ रहे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जातिगत समीकरणों को साधने का जो था वो लोकसभा चुनाव तक था, वो सब था। अभी होने के बाद मुझे नहीं लगता है, बाद में कैबिनेट रिशफल होगा, बाद में फिर ले आएंगे, बट मुझे नहीं दिखता। अच्छा, एक तरफ की तो बात हो गई, तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बने तो फिर उनके कैबिनेट में क्या हिसाब किताब रहेगा? फिर तो कहा तो जा ही रहा है, उधर से तो नॉमिनेट भी कर दिया गया है, इन्हीं का चेहरा नॉमिनेट किया राहुल गांधी ने। हाँ, तो अब हमारी तरफ से चेहरा यही है। अब क्या करवाया भगवान जाने, बट ऐसे लोग जब बन जाते हैं तो फिर कोई भी कैबिनेट में रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक आदमी जो चलाएगा, जिस तरह से चलाएगा वो हम सब जानते हैं। इस कारण से उस पर गेस करना कि कौन नेता होगा नहीं होगा। आप देखो ना कि उसने
भी किस किस को टिकट दिया है। रीतलाल यादव जैसे लोगों को टिकट दे रहा है, ठीक है, तुम सूरजभान की पत्नी को दे रहे हो टिकट, तो तुम खाली कह रहे हो कि हम नई राजनीति करने आए हो, वो दिख नहीं रहा है कहीं पे कि तुम राजनीति नहीं करने आए हो। और तुमको जो आदमी संचालित कर रहा है, जो तुमको ये डम आइडिया दे रहा है कि तुम 3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे दोगे, बिहार में कुल नौकरियां ही 20-22 लाख टाइप की होगी हर स्तर की सरकारी मतलब वो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। आप हाँ उसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सरकारी जॉब आप नहीं दे सकते हो। अमेरिका भी नहीं दे पाता इतनी नौकरियां, परमानेंट सरकारी जॉब अमेरिका में भी कितना 14% लोगों के पास या 22% ऐसा ही कुछ है डेटा। तुम जो बोल रहे हो तुम इफेक्टिवली 20% बोल रहे हो, उसको हम देंगे। आपके पास न स्ट्रक्चर है, न फंड है, न किस तरह की जॉब दो, कुछ नहीं, सब बोल रहे हो 20 तारीख के बाद, 14 तारीख के बाद बताएंगे। इसका मतलब तुम्हारे पास नहीं है। नहीं तो घोषणा पत्र को एक्सप्लेन कौन नहीं करना चाहता है अपने इलेक्शन आइडिया उसको उनको दे कौन रहा है? कोई भी उनको आया होगा कि युवाओं को जॉब चाहिए, तो बोल दिया हम सबको हर घर से एक जॉब दे देंगे। उसको खाली बोलना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू लूज। एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाजपा वालों को, एनडीए वालों को कि भाई वो तो 3.25 करोड़ दे रहा है, तुम 3 करोड़ दे सकते हो कि नहीं। वो ये कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बोलते हैं उसके विरोध में रेवड़ी पे, आजकल नहीं बोल रहे हैं बाय द वे, बट बोलते रहे, उन्होंने बोला है रेवड़ी बांटते हैं लोग। तो आप दिल्ली में क्या आपने नहीं रेवड़ी ऑफर किया ना भाई? क्यों किया? क्योंकि वो पॉलिटिकल नेसेसिटी थी, वो चुनावी वास्तविकता है, आपको करना पड़ेगा। वो 200 दे रहा है, आपको 250 बोलना पड़ेगा। हाँ, बाद में आप बोल दो कि हम सबको नहीं देंगे। हम जो उपयुक्त लोग हैं, जो उचित लाभार्थी वर्ग है, हम केवल उसको देंगे। हम उसको पहले 100 लोगों को मिल रहा था, हमने कहा कि नहीं, इसमें 13 लोग एलिजिबल हैं जिनको सही में चाहिए। जीतने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, जीतने से पहले नहीं कर सकते। तेजस्वी उसी पे उसको कोई बोल रहा है। अब इतना नहीं करना चाहिए था उसको। वो बोल देता हम 50 लाख जॉब क्रिएट कर देंगे और एक प्लान बना देता कि इसमें 25 लाख जॉब हम एडिशनल सरकारी तंत्र में लाएंगे और 25 लाख के लिए हम आपको फंड देंगे। आप मछली पालते हो, आप दुकान खोल लो, या ऑनलाइन आप मछली बेचो, कुछ भी इस तरह का। वो यदि करता वो तो इट वुड हैव बीन मोर बिलीवेबल। भाजपा का संकल्प पत्र आया तो उसमें पॉइंटर्स में तो वो लगभग सिमिलर दिखता है, परंतु आप डिटेल में जाओगे तो उनके पास एक है प्लान कि हम स्किलिंग सेंटर बनाएंगे। महिलाएं अचार बेचे, बढ़िया बात है, लेकिन अचार अच्छी तरह से बेचे, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी हम आपको सिखाएंगे। आपको अचार का कार्यक्रम चालू करना है, 10,000 रुपया लोन ले लो, 50,000 मुद्रा लोन ले लो। ये तरीके हैं। मैं नहीं जानता कि भाजपा भी इफ़ दे आर गोइंग टू स्टे ट्रू टू देयर घोषणा पत्र, बट समहाउ इट इज़ मोर बिलीवेबल, क्योंकि उसका एक पाथ है, वो बता रहे हैं हम ऐसे करेंगे। तेजस्वी के पास न उसका कोई ब्लूप्रिंट है, वो बार बार बोल तो रहा है ब्लूप्रिंट, क्योंकि उसके वोटर बेस को ब्लूप्रिंट शब्द ही लगता है बड़ा ही गजब का। भैया जी बोले ब्लूप्रिंट है उनके पास, तो वो उस पर प्ले अप कर रहा है, समझ रहे हैं कि उसके पास कुछ है, भैया के पास नीले रंग में बना हुआ कुछ तो है तो वो उस पर वो रिलाई कर रहा है अपने समर्थकों के डम्बनेस के ऊपर कि भैया बोल दे ब्लूप्रिंट है, पाइपलाइन में है सब। हाँ, पाइपलाइन में है, वो आएंगे एक दिन बना देंगे, तो उस पर चल रहा है। तेजस्वी की संभावना कितनी है आपको, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? नहीं है, संभावना नहीं है। महागठबंधन के जीतने की संभावना जो हम एआई मॉडल अपना यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 70-80% चांसेज हैं महागठबंधन नहीं जीतेगा और एनडीए जो है जीतेगा। वो फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि जो हमारा एआई का मॉडल है उसमें डेली हर स्टेटमेंट के बाद, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि किसी ने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि वेस्ट एनर्जी ट्रीटमेंट जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है, तो उस कंपनी का शेयर जो है वो भागने लगता है। तो हमारा जो मॉडल है उसमें नॉर्मली लोग ओपिनियन जो है उसको ट्रेड कर रहे हैं यस और नो में, कि तुम क्या सोचते हो, महागठबंधन जीतेगा या एनडीए जीत सकता है। अब महागठबंधन के जीतने के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है जब तेजस्वी का कोई भाषण होगा और कुछ रिडिक्युलस बात वो बोल गया,
फिर वो नीचे तब जाता है जब एनडीए वाले उसके काउंटर में कुछ लेकर के आते हैं। दोनों का एक सर्टन समूह है जो बैकअप करता है उनको, और बहुत सारे स्विंग पर्सनालिटीज़ भी हैं जो हमारे एआई बॉट्स हैं। आखिरी के 2 सवाल, राहुल गांधी कहाँ है बिहार चुनाव में? राहुल गांधी एक विदूषक की के रूप में जो है बिहार चुनाव, उसको वही छोटी गंगा बोल के वो नाली में कूदाएगा कोई किसी दिन। वो राहुल गांधी का यही यूटिलिटी है। और राहुल गांधी मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं भाजपा के लिए, निस्संदेह। वो जिस दिन आए तो माहौल जो उसी दिन से, आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कितना डम्ब हो सकता है कि बिहार में जाके छठ को ड्रामा बोल दे। छठ और ड्रामा शब्द एक वाक्य में डम्बेस्ट ऑफ द डम जो है बिहार में यूज करेगा, और वो व्यक्ति बीच चुनाव में, पीक चुनाव में ऐसा करता है। एक बार नहीं करता, कल फिर उसने बोला है, मोदी गया उसने ड्रामा किया छठ का। तो मतलब वही है कि भाजपा जो है बहुत अच्छे पोजीशन में है कि ऐसे लोग जो हैं तुम्हारे विपक्ष में हैं। इसी कारण से भाजपा का प्रारब्ध अच्छा है कि उनको ऐसा नकारा निकृष्ट विपक्ष, भाजपा को भाजपा जैसा विपक्ष मिल जाता ना तो इनकी हालत टाइट हो जाती है। इतने स्टेट्स पे इनकी सरकारें नहीं होती। भाजपा को आप सोचो कि इथेनॉल पे बहुत बढ़िया से घेर सकती थी विपक्ष, नहीं घेरा। पॉल्यूशन पे कहाँ है विपक्ष? सबका जीना हराम हो चुका है, विपक्ष नहीं घेर रहा है। ना इस सरकार को, इसके पर्यावरण मंत्री को घेरो कम से कम। पंजाब आम आदमी पार्टी को घेरो, कहाँ है विपक्ष? तो राहुल गांधी है कहाँ, कांग्रेस है कहाँ? तो उसी तरह राहुल गांधी को उसकी कंपनी जो है जो बताती है सब करने के लिए, तो अपना बैठ करके राहुल, यू नो, आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट आइडिया, यू नो, you'll connect with them when you are sitting with them, when you are in that moment, and we'll capture it in wide angle, and you will be collecting some fish, and you know, this will be a great thing to do. और all, yeah, why not, let's do this. और उसके बाद वो कूद जाए पानी में। तो यही कर रहा है राहुल गांधी हर जगह पे। इसको किसी ने समझा दिया कि तुम जिस व्यक्ति के साथ बैठोगे उसका पूरा समुदाय तुम्हें वोट कर देगा, कर नहीं रहा है, परंतु समहाउ राहुल गांधी की हम होंगे कामयाब एक दिन, वो चल रहा है, उसका ध्येय वाक्य यही है। गांधी का भी एक दिन कभी आएगा तो जरूर है। लग तो नहीं रहा है, बट अब कुछ लोग सही परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं, इस कारण जो है वो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, वो पहुंच जाएंगे। चिराग पासवान कहाँ प्लेस्ड हैं पूरे चुनाव में? क्या कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं, या चुपचाप कुछ चल रहा है, या अंडर करंट कुछ चल रहा है? मैं उनसे मिला हूँ और वो जो है महत्वाकांक्षी हैं, अति महत्वाकांक्षी नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आए तो ऑब्वियसली आप सोचोगे ना कि मैं मुख्यमंत्री एक दिन बनूंगा या प्रधानमंत्री बनूंगा। कोई व्यक्ति कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो सीईओ के लेवल तक जाना चाहता है, मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, इस तरह का आप लेकर एक टाइम लाइन लेकिन उसके लिए होता है कि आप जिस दिन ज्वाइन किए 5 साल में सीईओ नहीं बनोगे। हम ज्वाइन करते हैं एज ट्रेनी कॉपी एडिटर, फिर हम 1 साल बाद कॉपी एडिटर बनेंगे, सब एडिटर बनेंगे, सीनियर सब एडिटर, फिर चीफ होगा, फिर असिस्टेंट होगा, फिर टीम लीडर, ऐसे करके फिर आप एडिटर बनते हो। फिर एडिटोरियल स्ट्रक्चर में 50 विभाग में 50 एडिटर हैं, उन सबका कोई एक होगा, फिर उसके ऊपर सीईओ होता है, या इस तरह से। तो चिराग पासवान वही है कि ही नोज़ की टाइम इज़ विथ हिम, और अभी जो है अपना फुटप्रिंट वो बढ़ाने में दिख रहे हैं इंटरेस्टेड। उनका टारगेट 2025 या 30 भी उस तरह से नहीं है, तो ही माइट बी टारगेटिंग 2035 कि मैं, हाँ, तब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मेरी मान लीजिए 60-70 सीटें आ जाएं उनकी, तो व्हाई नॉट वो चीफ मिनिस्टर बनने का बोल सकते हैं, जिसके भी साथ टाई अप में रहे, तो ही कैन नेगोशिएट इट, एंड ही इज़ वेरी टफ नेगोशिएटर। वो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है, 2020 के बिहार चुनाव में भी देखा है, और अब 25 में भी हम देख रहे हैं कि 29 सीटें उनको दी गई हैं। कोई तो कारण होगा। पवन सिंह को कैंपेन करते हुए देखते हैं तो क्या मन में आता है? पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, ये सब घटिया, मतलब लोग नहीं कहूँगा क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ तो इंडिविजुअल कैसे हैं, परंतु वो जो करते हैं स्टेज पे, गीत की रिक्वायरमेंट मैं समझ सकता हूँ कि अश्लील गीत हैं, क्यों बना रहे हो, तो कोई क्यों देख रहा है, इस कारण से सबको पैसा कमाना है, द्व्यर्थी गीत चल रहे हैं, बना रहे हैं।
हालांकि उसमें भी एक सर्टेन लेवल पे आप पहुंच जाते हैं तो फिर आप में वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि अब आप स्टार हो, आप ऐसा मत करो। फिर मैं इनको जो स्टेज पे देखता हूँ कि लड़की का जो है कमर में चुटकी मार रहे हैं, या फिर खेसारी जो बोल रहा है कि इतनी छोटी लड़की हो इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया, इस तरह का स्टेटमेंट जब देता है तो मुझे लगता है दे आर डिग्रेडेड, वो बेकार टाइप के इंडिविजुअल्स भी हैं रियल लाइफ में। हो सकता है वो उसी तरह के सामने जो उनको फॉलो करने वाली जनता है तो उनको लगता है कि लोगों को यही पसंद है कि हम स्टेज पे लड़की का जो है कमर उमर ऐसे कर देते हैं, बार बार छूते हैं। वो छिछोरापन वो सेल करना चाहे, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हाउ कैन यू बी सेलिंग योर शैलोनेस। ये कोई क्यों करना चाहेगा अपने आप को, पता नहीं, तो वो मेथड एक्टिंग कर रहे होंगे, हो सकता है जो उनकी गीतों में दिखता है। बोलते मैं निजी, एकदम अति निजी जीवन में तो मैं ठीक हूँ, परंतु स्टेज पे मैं आऊँगा तो ये छिछोरापन करूँगा। आई डोंट लाइक, मतलब ठीक है मेरे अपने भी फ्लॉज होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई देवता तुल्य मनुष्य हूँ, मुझ में भी अपनी विकृतियाँ हो सकती हैं, होंगी, परंतु फिर भी मैं मतलब ऐसे लोगों को इंडोर्स नहीं कर सकता। मतलब वो चाहे राजनीति में आए चाहे वो गीत, मैं गीत भी सुनता हूँ उसके, मैं ये भी मतलब मैं ये भी आपको नहीं कहूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ना फ्लॉज, आई हैव लिसन टू हिज सॉन्ग्स एंड खेसारी यादव का उसका गाना मैं हाँ देखता हो सकता है कम होऊंगा, सुनता तो एक टाइम में सुनता था मैं। और कई बार क्या होता है, मैं उसका भी सुनने का भी एक पर्पस है। मेरी एक पहली पुस्तक है बकर पुराण, उसमें हम 100 प्रसंग व्याख्या करते हैं गीतों की, तो वो कम्प्लीटली अपोजिट वे में जा कर के कि एक बहुत ही टट्टी गाना है उसको मैं दार्शनिक बना करके उसका वो करता हूँ। वो एक मेरे कटाक्ष का एक शैली है मेरी, उस कारण भी मैं सुनता हूँ कि इसमें कवि जो है वो क्या कहना चाह रहा है नायक और नायिका के माध्यम से। तो स्कूल में हम लोग नहीं लिखते 100 प्रसंग व्याख्या, तो उस हिसाब से तो उसके कारण भी सुनता हूँ। म्यूजिक कैची होता है तो उसको आप इंजॉय भी करते हैं। आप नाचने जाओगे, वो गाना लॉलीपॉप लागे लू जब चलेगा आप नाचोगे। पंजाबी गीतों में आप देखो ड्रग्स की, बंदूक की, इसकी बातें होती, बट यू डांस टू इट, म्यूजिक वैसा है। या हो सकता है पंजाबी गीत, चूँकि हमें पंजाबी उतनी समझ में नहीं आती तो हमें वी डोंट केयर फॉर दैट, बीट्स अच्छे हम नाच रहे हैं। भोजपुरी चले समझ में आती है, फिर भी इसका मैं अपराधी हूँ कि मैं उनके गाने सुनता हूँ, परंतु वो व्यक्ति के तौर पे मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब जो वो काम सार्वजनिक जगहों पे अपार्ट फ्रॉम हिज सॉन्ग्स वो करते दिखते हैं, आई डोंट लाइक हिम। मैथिली ठाकुर ने फैसला सही किया, मतलब नहीं वो मतलब जीत भी जाएंगी तो भी मुझे विश्वास नहीं है कि शी इज़ गोइंग टू वर्क फॉर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिंगर है, वो समाज सेविका नहीं है। लेट्स नॉट कंफ्यूज बोथ द टर्म्स। सिंगर भी एक सार्वजनिक व्यक्ति होता है, परंतु क्या वो सार्वजनिक जीवन जो एक नेता की डिमांड है वो कर पाएंगे? उनको पूरा का पूरा अपना करियर जो त्यागना होगा। ये मैं बेकार डिसीजन इस कारण बोल रहा हूँ कि आपको सम्मानित ही करना है, आप एमएलसी बना दो ना उसको। एमएलसी का एक लिमिटेड काम होता है अपने एरिया में, राज्यसभा भेज दो जब उनकी आयु हो जाए ठीक ठाक। अब 25 वर्ष की लड़की जो अभी सिंगिंग करियर में, ऐसा नहीं था कि वो पीक कर गई है, वो अपने जा ही रही है, तो हो सकता है इससे उसका सिंगिंग करियर जो है, जो लोग जिनको भाजपा की राजनीति पसंद नहीं हो सकता उनको इनवाइट ना करें, यह भी तो संभावना है ना। तो क्या आप इस अवस्था में 25-26 साल है, कितनी आयु है, मतलब देखने में तो चलिए वो और भी छोटी लगती है, शी लुक्स लाइक वही 22 वर्ष की, 28 साल की भी मान लेते हैं, तो यार अभी तो आरंभ हुआ है तुम्हारा। 40वें वर्ष में जाकर के लोग पिनेकल पे पहुंचता है अपने टैलेंट के, मतलब सिंगिंग का मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको सस्टेन तो कर लो, चलते रहो। क्रिकेट में 40 साल में चलो कि आपने टॉप खेल करके वहाँ से रिटायरमेंट ले ली, 35-40 जो भी है, परंतु सिंगिंग तो आप, लता मंगेशकर तो कितने वर्ष तक वो गाती रह गई, आप वो एस्पायर क्यों नहीं कर रही हो कि मैं मिथिला में, लता मंगेशकर तो चलिए वो देवी सरस्वती का ही रूप है, शारदा सिन्हा क्यों नहीं आपके सामने आती हैं, बिहार कोकिला, आप वो क्यों नहीं बनना चाह रहे हो कि अभी और सेवा करो संगीत की। मैं मतलब उपहार मानता हूँ, माता सरस्वती ने आपको इतना कुछ दिया है,
डोंट वेस्ट इट। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथिली से कोई समस्या क्यों होगी, मेरी भाषा को उसने कहाँ कहाँ नहीं पहुँचाया, परंतु मुझे ये डर है कि हम एक बहुत अच्छी गायिका को हम राजनीति के बलि चढ़ा देंगे यदि वो जीत जाती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई इस पूरी बातचीत के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया। एज ए बिहारी भी आपकी बहुत सारी बातें सुन के बहुत मज़ा आया, और कोशिश रहेगी कि आगे भी आपसे अलग अलग मुद्दों पे हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप लोग सुनिए, साझा कीजिए, और हाँ, ख़ास तौर पे बिहार के वो लोग जो दुनिया के हर कोने में हैं, इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें आप खुद को भी शायद रिलेट कर पाइएगा अगर 90 के दौर में बिहार छोड़ के कहीं गए हैं तो। नमस्कार।